मुजफ्फरपुर मस्जिद में शुक्रवार को नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई थी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तिलक मैदान मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर आरजेडी नेता वसीम अहमद मुन्ना और मस्जिद के सेक्रेटरी के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों ओर से कई लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें घायल नसीम की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे SKMCH में भर्ती कराया गया है। नमाज के दौरान का वीडियो वायरल नहीं है। एक्चुअली में जब घटना घट रही थी उस टाइम हम लोग वहाँ पहुँचे थे। पुलिस टाउन थाना के बगल में ही तिलक मैदान रोड में मस्जिद है, उसी के पास का घटना है। एक ही समुदाय के लोग आपस में किसी कारण से झगड़ा कर रहे थे। लोग आपसी विवाद में इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला तो शांत हो गया, लेकिन इलाके के लोगों में दहशत है। लोगों ने इलाके में पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सफिया सराय थाना क्षेत्र के सतखजूरिया गांव में ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां 4 कट्टा तिंदुर जमीन को लेकर प्रमोद यादव और बजरंग यादव के बीच 4 सालों से विवाद चल रहा था। जमीन के लिए ही प्रमोद यादव के परिवार के सदस्यों ने बजरंगी यादव के परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट कर कई लोगों को जख्मी कर दिया, जिसमें महिलाएं भी जख्मी हुई हैं। जमीन विवाद का विवाद था। झगड़ा पुल पर जा रहे थे, पीछे ने सनी यादव ने हमको घेर के बेल्ट पहाड़ दिया और उधर से आया पूरा समाज हमारे घर में घुस के मारने लगा। मारपीट में बजरंगी यादव परिवार के 10 सदस्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों के बीच 1 महीने पहले भी मारपीट हुई थी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। काफी देर तक ये इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। सहरसा में आग से भारी तबाही हुई है। आग ने 8 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण घर में जल रहे चूल्हे की चिंगारी को बताया जा रहा है। बिहार थाना क्षेत्र के बेहरा गांव में आग ने सब कुछ राख कर दिया। बेहरा गांव में घर की महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसी समय चूल्हे से चिंगारी निकलकर घर में पकड़ ली। जब तक घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे एक घर में लगी आग 8 घर में लग गई। आग लगने के बाद काबू पाने के लिए लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि किसी की जान इस आग में नहीं गई। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। काफी देर तक यहाँ पर आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा। गुमला के सदान बुकमा गांव में रात के अंधेरे में जंगली हाथी ने एक घर पर हमला कर दिया, जिसमें घर में रखे घरेलू सामान और 50 किलो अनाज को बर्बाद कर दिया। गनीमत रही कि हाथी ने घर के लोगों को अपना शिकार नहीं बनाया। मंगल नागेशिया के घर को गजराज ने तहस नहस कर दिया। हाथी ने घर की दीवार को पहले तोड़ा, उसके बाद बर्बादी की पूरी कहानी लिख दी। इस गांव में अक्सर हाथियों का कहर बरपता है। अभी कुछ दिन पहले बगल के घर को भी हाथी ने तोड़ दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की उदासीनता के चलते वे लोग गजराज के कहर का शिकार होते हैं। लोगों ने विभाग पर टॉर्च नहीं बांटने का आरोप लगाया है, जिसके चलते हाथियों को खरीदने में समस्या होती है। वन विभाग की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाने से लोग हमेशा दहशत में रहते हैं। उन्हें हर समय हाथियों के हमले का डर सताते रहता है। उन्हें आशियाना और अनाज की बर्बादी के साथ साथ जिंदगी के चले जाने का भी टेंशन रहता है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। नवादा में 2 बच्चों के गायब होने से परिजन परेशान हैं। तस्वीर लेकर परिजन बच्चों की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। दोनों बच्चों के परिजनों ने पुलिस में इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। बच्चा ने हमको से फोन किया कि मम्मी हम सुल्तानगंज में, इतने के बाद फिर फोन नहीं लग रहा है बच्चा को। बच्चा नहीं मिलने के कारण अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम बहुत टेंशन में। सौरभ सुमन और गुलशन कुमार के नहीं मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। दोनों बच्चों के लापता होने में जो बात कॉमन है वो ये है कि दोनों घर से पढ़ने के लिए निकले थे। सौरभ सुमन राजेंद्र नगर मोहल्ले का रहने वाला है,
जबकि गुलशन कुमार पोस्टमार्टम रोड का रहने वाला है। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। दूसरे थाने में भी इसकी जानकारी साझा की गई है ताकि बच्चे का सुराग मिल सके। परिजन किसी से दुश्मनी होने की बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। अरवल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शराब माफिया लोकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके सारे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। लोकेश से पूछताछ के आधार पर कई जगहों पर दबिश दी गई, जिसमें पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। क्योंकि इसमें और भी पीछे में बहुत से लोग हैं, इसमें बहुत सी दुश्मनान की बात आपको नहीं बताई जाएगी। अन्य लोगों की गिरफ्तारी बाकी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को 5 लाख रुपए के जेवर मिले हैं। 21,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इसके अलावा एक ट्रक शराब भी पुलिस की टीम ने जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को भी अरेस्ट किया है। शराब माफिया लोकेश कुमार के साथ लालू प्रसाद, रंजन कुमार, बिट्टू कुमार, रंजित कुमार, मनीष कुमार और मानव शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। शराब माफिया मानव शर्मा पैसों की सप्लाई करता था और दिखाने के लिए एक मोबाइल दुकान खोल रखा था। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में शराब तस्करों को पैसे भेजे जाते थे। भागलपुर में अपहरण का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ फिरौती के लिए नहीं बल्कि विवाह में खर्च किए गए रुपए के लिए बैंक अधिकारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया। ध्रुवगंज निवासी निशांत का अपहरण कर लिया गया है। इसको लेकर निशांत के पिता ने भागलपुर एसएसपी को आवेदन दिया है, जिसमें सुल्तानगंज के गगनिया निवासी अपने समधी नवीन सिंह, निशांत के साला अभय सिंह, रवि सिंह और जयशंकर सिंह पर अपहरण और फिरौती मांगने का आरोप लगाया है। 2 माह पहले हमको लग रहा है कि 31 जनवरी को इसमें कांड दर्ज किया गया था 2023 में, और इसमें हमारी टीम भी काम कर रही है। इसमें हमारी टीम दिल्ली भी गई थी, वहाँ से कुछ सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें वो अपहृत व्यक्ति हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहा निशांत। निशांत के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष और पैसा नहीं देने पर हत्या कर देने की धमकी का आरोप लगाया है। परिजन अनहोनी के डर से सहमे हुए हैं। देश भर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में अब तक 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। सभी को होम क्वारंटीन किया गया है। पॉजिटिव मरीजों में 2 महिला है, जिनमें से एक कोलकाता और एक दिल्ली से लौटी हैं। सभी मरीजों की देखरेख डॉक्टर कर रहे हैं। आज के रिपोर्ट के अनुसार एक पुरानी क्षेत्र का, एक अर्बन क्षेत्र का है, जिसको कि एडवाइस दे करके होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है और सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। डॉक्टर ने लोगों से मास्क लगाने, 2 गज की दूरी रखने के साथ भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते जांच के दायरे को भी बढ़ाया गया है। अस्पताल से लेकर शहर के प्रमुख जगहों पर टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। स्टेशनों पर आने जाने वाले यात्रियों पर खासा नजर रखी जा रही है, ताकि कोरोना के बढ़ते दायरे को रोका जा सके। मुंगेर में कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। मुंगेर में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। आरटीपीसीआर जांच में तारापुर के एक शख्स और थरहरा की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद सदर अस्पताल में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। भीड़ हमारे अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर भी होता है, भीड़ हमारे फैसिलिटी जांच के बाहर भी होता है, भीड़ हमारे ओपीडी के पास भी होता है। तो अब हमारा निर्देश होगा, लोगों को हमारी सलाह होगी कि हर लोग मास्क पहने और पर डिस्टेंस बनाने का प्रयास करें। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने गाइडलाइन को सख्ती से पालन करने का भरोसा दिया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग को सतर्क होना चाहिए था, लेकिन अस्पताल में भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या बने हुए हैं। न किसी के चेहरे पर मास्क है, न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में अगर कोरोना विस्फोट होता है तो हालात क्या होंगे, ये समझना मुश्किल नहीं है। सरकार की ओर से शिक्षा में बेहतरीन के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन अभी भी बेहतर शिक्षा का माहौल नहीं बन पा रहा है। बोकारो में 50 प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय करहरिया में 91 बच्चों का नामांकन है। स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन इसके 91 बच्चों के लिए केवल 2 कमरे ही हैं। ऐसे में बच्चों को 2 ही रूम में एडजस्ट कर किसी तरह पढ़ाया जाता है। हम लोग को पढ़ने में दिक्कत, नीचे बैठने रूम भी नहीं, असर भी नहीं।
बेंच डेस्क नहीं रहने से बच्चों को फर्श पर ही दरी डालकर पढ़ाना पड़ता है। इसी के साथ केवल एक शिक्षक की वजह से बच्चों को पढ़ाई में भी काफी परेशानी होती है। स्कूल में शिक्षक के 3 पद स्वीकृत हैं, लेकिन एक डिप्यूटेशन पर है और दूसरे का ट्रांसफर हो गया है। ऐसे में एक ही शिक्षक बारी बारी से सभी क्लास को पढ़ाते हैं। स्कूल का पुराना भवन ध्वस्त हो चुका है, जिस बारे में विभाग को जानकारी भी दी गई, लेकिन अब तक भवन पर कोई आदेश जारी नहीं हो सका है। साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर ईडी की जांच पड़ताल जारी है और इसी दौरान जिरवाबाड़ी के सिमरिया मौजा में अवैध खनन का सबूत मिलने के बाद डीएमओ ने पिंटू यादव और छोटू यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। 5 अप्रैल को ईडी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की थी। इस क्रम में सिमरिया और चौवा में अवैध उत्खनन पाया गया। साथ ही कई जगह ड्रिल कर विस्फोट के लिए बारूद लगाने की पुष्टि हुई थी। ईडी यहां 1000 करोड़ के अवैध पत्थर उत्खनन की जांच कर रही है और इस मामले में पंकज मिश्रा और बच्चू यादव जेल में हैं। 5 और 6 अप्रैल को ईडी को जांच के दौरान अवैध खनन के सबूत मिले थे, जिसके बाद 7 अप्रैल को ईडी ने अपनी रिपोर्ट एसपी को सौंपी थी और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं मामला सामने आने के बाद डीसी ने संबंधित 6 अधिकारियों से सफाई मांगी है। जाँच में सिमरिया मौजा के ही दूसरे प्लॉट में भी अवैध पत्थर उत्खनन का मामला सामने आया है। साथ ही पाया कि कई जगह ड्रिल कर विस्फोट के लिए बारूद भी लगाए गए थे। हजारीबाग के कर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सिपाही सुशील तिर्की ने रेप की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची सिपाही के घर खेलने गई थी। इसी दौरान रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित बच्ची ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर कर्रा थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। एक महिला थाने पे आई थी। उन्होंने बताया कि हमारे बेटे के साथ, नाबालिग बेटे के साथ रेप की घटना कारित की गई है। उसको त्वरित संज्ञान में लेते हुए उस स्थान पर हम लोग गए, घटनास्थल पे गए। बच्ची से महिला पुलिस के साथ बच्चे को देखा गया और घटना में सच्चाई थी। जिसने यह घटना कारित की थी, रेप की घटना थी, उसको पकड़ कर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया गया। आरोपी सिपाही हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र का रहने वाला है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरिडीह जिला पुलिस बल का सिपाही है। गर्मी के दस्तक के साथ ही कटिहार शहर के रिहायशी इलाके में जल संकट गहरा रहा है। अभी से ही चापाकल के हांफने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि शहरी इलाके में अधिकतर घरों में मोटर के सहारे घरों में पानी सप्लाई होती है, इसीलिए कुछ राहत है। लेकिन जिन घरों में मोटर नहीं है, वे लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मतलब घर की स्थिति इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पानी हर चीज के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अब हम लोग पानी निकालने में असमर्थ हो पा रही हैं। शहर के गामी टोला मोहल्ले में चापाकल से पानी नहीं निकल रहा है। जिन घरों में मोटर लगे हैं, वहां पानी का लेवल नीचे चला गया है, जिसके चलते टंकी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। लोग ड्राम में पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि आपात स्थिति में प्यास बुझाई जा सके। पानी की किल्लत होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों ने जिला प्रशासन से जल संकट से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि गर्मी के शुरुआत में जब ये हाल है तो आगे क्या होगा, कहना मुश्किल है। गोपालगंज पुलिस ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एक अनोखी पहल की है। पुलिस की ओर से एक विशेष महिला पुलिस टीम नारायणी दस्ता का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उन मंचलों पर नकेल कसना है जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंगों में पढ़ने जाने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं और भद्दे कॉमेंट करते हैं। दायित्व हमारा ये सौंपा गया कि हम विधि व्यवस्था बनाए रखें, अपराध नियंत्रण करें, आसूचना संकलन करें और विशेषकर महिला संबंधी समस्याओं का विशेषकर निदान किया जाए। एसपी ने पुलिस लाइन से नारायणी दस्ता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दस्ता अन्य पुलिस कार्य के साथ साथ विधि व्यवस्था और मंचलों के खिलाफ भी कार्य करेगा। चूँकि गंडक नदी गोपालगंज से होकर गुजरती है, इसलिए इसे नारायणी नदी के नाम से लोग पूजते हैं। साथ ही थावे माँ भवानी का दरबार भी है। इसी आस्था को देखते हुए महिला दस्ते का नाम नारायणी दस्ता रखा गया है। पुलिस की इस पहल की सराहना करते लोग नहीं थक रहे। लोगों का मानना है कि इससे लोगों में सुरक्षा की भावना जगेगी। गोपालगंज में तापमान बढ़ने से लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। सदर अस्पताल में वायरल फीवर और सर्दी खांसी के मरीजों में 20% का इजाफा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी वार्ड के बेड मरीजों से फुल हो गए हैं। डॉक्टर लू से बचाव करने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने की अपील कर रहे हैं।
बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे जो पेट दर्द की शिकायत, उल्टी होना और जो है तेज बुखार साथ में, ठीक है ना, ये सब पेट का झड़ना, ये सब कंप्लेन लेके मरीज लोग आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी लू को लेकर निर्देश जारी किया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए हैं। लोगों से कहा गया है कि जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें। बाहर निकलने से पहले अपने साथ पानी और छाता जरूर रखें। पानी और पानी वाले फल का सेवन जरूर करें। देखिए, अपना मर्जी से हम भागे, अपना मर्जी से शादी किए हैं। नवादा जिले में एक प्रेमी जोड़ी ने अपने परिजनों से तंग नहीं करने की अपील सोशल मीडिया के जरिए की है। दोनों शादी कर चुके हैं और वीडियो जारी कर उन्हें हंसी खुशी से रहने देने की गुजारिश कर रहे हैं। लड़के का नाम राहुल है जो बाढ़ का रहने वाला है। मोनी कुमारी वारसिलीगंज थाना इलाके की रहने वाली है। राहुल और मोनी की नजरें एक मेले में मिली और बात नजरों से दिल में इस कदर उतरी कि दोनों घर से भाग निकले और दिल वालों के शहर दिल्ली में जाकर कोर्ट मैरिज कर एक दूजे के हो गए। बस इतनी विनती है कि देखिए, हम अपने मन से शादी कर लिए हैं। बस अब लड़का का कोई फैमिली का टॉर्चर ना करे, नहीं तो अपना फैमिली पे हम केस कर सकते हैं। बस इतनी विनती है कि वीडियो देख के आप लोग सोचिए, समझिए और बस इतने बोलते हैं उनका फैमिली को कोई टॉर्चर ना करे। मोनी कहती है उसकी मोहब्बत के दुश्मन उसके घर वाले हैं और पुलिस की मदद से प्यार के इस बंधन को तोड़ना चाहते हैं। वो राहुल के साथ खुश है। दोनों बालिग होने का दावा भी कर रहे हैं। देखिए, मेरा फैमिली उन लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। सहरसा में सदर थाना क्षेत्र के कहरा ब्लॉक रोड पर 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर ट्रक ड्राइवर से करीब 40,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक बदमाश युवक पहले तो डंडा लेकर ट्रक पर वार करता है, फिर वो ट्रक ड्राइवर को मारने के लिए ट्रक पर चढ़ने लगता है। आसपास के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाश कहां सुनने वाला था। वो तो ट्रक ड्राइवर को कॉलर पकड़कर उसे खींचने लगता है, उसे मारने लगता है। बलजबरी धमकी दिया, पैसा उसा जो था छीनने लगा। उसके बाद सामान था, सामान के साथ उनके साथ सरकारी मारपीट किया। ट्रक ड्राइवर ने सदर थाने में मारपीट और लूटपाट की घटना का लिखित आवेदन दिया है। ट्रक ड्राइवर की माने तो बसोना में बालू भरा ट्रक खाली करके अपने घर जमुई जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधी आए और जबरदस्ती गाड़ी रुकवा दी। पहले लाठी डंडे से खूब मारा, फिर हथियार के बल पर पैसे लूट लिए। हजारीबाग में पीडीएस दुकानदार पर 136 राशन कार्ड धारियों का मार्च महीने का राशन गबन करने का आरोप लगा है। चौपारण प्रखंड के ग्राम पवई का ये मामला है। इससे नाराज सभी कार्डधारी गोलबंद होकर पीडीएस दुकानदार की दुकान पर धरना देने पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पंचायत बुलाई, जिसमें ग्रामीण और पीडीएस दुकानदार से पूछताछ की गई। लोगों का आरोप है कि पीडीएस दुकानदार ने पॉश मशीन में फिंगरप्रिंट लगाकर 1 महीने का राशन गबन कर लिया। मार्च को फिंगरप्रिंट ले लिए हैं और चावल नहीं दे रहे हैं। चावल का वो खा गए, क्या किए? अब का के इसी यही जानेंगे, हम लोग तो बता ना सकते हैं खा गए, लेकिन चावल फिंगर लिए, चावल क्यों नहीं दिए? पीडीएस दुकानदार चंद्रमणि सौ ने बताया कि हमारे द्वारा सभी कार्डधारियों का फिंगरप्रिंट लगाने के साथ ही राशन वितरण कर दिया जाता है और उसने मार्च महीने का राशन कार्डधारियों के बीच वितरित कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दी गई है, जिन्होंने जांच का भरोसा दिया है। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। कब किसकी किस्मत बदल जाए कहना कठिन है। ऐसा ही एक वाकया पूर्णिया में हुआ है, जहां एक ऑटो वाला रातों रात करोड़पति बन गया। दरअसल डगरुआ प्रखंड के कन्हरिया गांव के नौशाद ने गेमिंग ऐप के जरिए 1 करोड़ जीते। इसमें से 30 लाख रुपए जीएसटी कटकर उसके खाते में 70 लाख रुपए पहुंच गया है। ये सब है लक जी। खेलने वाला खूब क्रिकेट खेलता है, तजुर्बा रहता है। हम कुछ नहीं जानते, हम जाहिल है, पढ़ा लिखा भी नहीं। नौशाद के पिता कासिम अंसारी और मां कुमकुम खातून ने कहा कि यह सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ है। वे लोग तो मजदूर और छोटे किसान हैं। बेटा ऑटो चलाकर परिवार का पालन करता है। वह जब मोबाइल पर गेम खेलता था तो कई बार उसने टोका भी, लेकिन अब जब 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला है तो परिवार और गांव में काफी खुशी है। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2023 के विरोध में ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड इकाई ने राज्य के विभिन्न जिलों में
कला जत्था के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में कला जत्था का दल जामताड़ा पहुंचा। जामताड़ा, फतेहपुर, करमाटाड़ और बस्ती पोलाजोरी में कला टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक और गीत के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर ज्ञान विज्ञान समिति के जिला उपाध्यक्ष कांचन गोपाल मंडल ने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति 2023 का वे लोग विरोध करते हैं। ये नीति गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अभिशाप साबित होगी। उन्होंने कहा कि ये नीति सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हक के लिए बनाई जा रही है, जिससे आम आदमियों को सिर्फ नुकसान होगा। ज्ञान विज्ञान समिति ने नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए इस मध्यम वर्गीय लोगों के लिए अहितकारी बताया है और इसे वापस लेने की मांग भी की है। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड के भिट्ठा गांव में शाश्वत कुमार अपने गांव से केदारनाथ तक की पैदल यात्रा के लिए निकले हैं। शाश्वत कुमार के माता पिता भी काफी खुश हैं। वे करीब 2 महीने में केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करेंगे। शाश्वत के भाई ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ के कुछ युवक साइकिल से केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। इसी को देखकर इसने पैदल यात्रा का मन बनाया है। पूरा यात्रा कंप्लीट करने में मुझे 2-2.5 महीने तो बिल्कुल लग ही जाएंगे, कंफर्म है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हिंदू धर्म को थोड़ा बड़े स्टेज पे दिखाना चाहता हूँ। वहीं उन्होंने बताया कि आप लोगों को भी वॉकिंग करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वाहन का उपयोग करने से पॉल्यूशन बढ़ता है, लेकिन अगर आप पैदल चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। सिवान के एक किसान 1 डिसमिल जमीन पर नर्सरी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। दरअसल गोरियाकोठी प्रखंड के रहने वाले सुरेश कुमार प्रसाद इजरायली तकनीक से नर्सरी उगाते हैं, जिससे उन्हें लाखों रुपए का मुनाफा होता है। इन्होंने 1 डिसमिल जमीन में पॉली हाउस तैयार किया है, जिसमें वे पौधे उगाते हैं। इस तकनीक में 1 महीने के अंदर एक बार में 20,000 नर्सरी तैयार होता है। वहीं इजरायली तकनीक से तैयार हुए पौधों को 5 रुपए की दर से बेचा जाता है। इस तकनीक से महज 3 महीने तक 60,000 सीड तैयार किए जाते हैं। वहीं सीड तैयार करने के लिए 200 ट्रे लगाया जाता है। एक ट्रे में 98 से 100 पौधे तैयार होते हैं। एक बार सीड तैयार कर बेचने पर लागत निकालकर 80,000 का मुनाफा होता है। इजरायली तकनीक से 16 दिन में ही पौधा तैयार हो जाता है। बता दें आपको कि इजराइल में ज्यादातर सब्जियां बेमौसम उगाई जाती हैं। इसके लिए पाली और ग्रीन हाउस में नर्सरी तैयार होती है। शेखपुरा में प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार उपलब्ध हो रहा है। केनरा बैंक द्वारा संचालित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में 65 से ज्यादा ट्रेंडों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रवासी मजदूरों के साथ साथ गरीब, बेसहारा, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर लोगों का चयन कर स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ये लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। बुधौली बाजार निवासी आकाश कुमार बताते हैं कि उन्होंने संचालित स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र से मुफ्त में 1 महीने गेट ग्रिल बनाने का प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद उन्होंने लोन लेकर खुद की दुकान खोल ली और अब वे दूसरे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिससे वो काफी खुश हैं और अब वो आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। दूसरी तरफ स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी ने कहा कि विभिन्न ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है,